हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आज एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मशीन। तो इस यूनिट में हमें साधारण मशीनों को पढ़ना है, साधारण मशीनों की स्टडी करनी है। ऐसी मशीनें जो भार को उठा सकती हैं, बोझ उठाने वाली मशीनों की स्टडी करनी है। तो यहाँ पर फ़िलहाल एक मशीन को देख लेते हैं। मशीन की डेफिनेशन क्या है, ये मैंने लिखा है, वह युक्ति जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर उपयुक्त यांत्रिक कार्य प्राप्त कर सकती है, मशीन कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने मशीन को बताया, ठीक है। इसको इनपुट के रूप में ये उपलब्ध ऊर्जा यानी किसी भी प्रकार की अवेलेबल एनर्जी इसको इनपुट कराते हैं और ये मशीन इस इनपुट एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो इस प्रकार हमें मैकेनिकल वर्क इससे प्राप्त हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक पेट्रोल इंजन, ठीक है। पेट्रोल इंजन, ये अगर कोई पेट्रोल इंजन है तो उसके लिए हम इन फ्यूल के रूप में कोई भी ईंधन है ना, ईंधन इसको इनपुट करते हैं और उस ईंधन को ये जलाता है, ठीक है, दहन करता है। तो दहन, ईंधन का जब दहन होता है तो उससे इसको ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और उस ऊष्मीय ऊर्जा को ये उपयोग में ला करके किसी भी व्हीकल या किसी गाड़ी को चला सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मशीन होती हैं इनकी स्टडी हमें इस यूनिट में बिल्कुल नहीं करनी है। इस प्रकार की जो मशीनें हैं इनको हम इस यूनिट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ लोड उठाने वाली मशीनों की स्टडी करेंगे। तो उनको हम यहाँ पर संक्षिप्त में देख लेते हैं कि लोड उठाने वाली मशीनें कौन कौन सी हमें पढ़नी है और वो क्या होती हैं। तो ये जो मैंने डेफिनेशन अभी आपको बताई थी, इस डेफिनेशन को मशीन की डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं विद एग्जाम्पल के, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि मशीन क्या है। यानी अब हमें लोड लिफ्टिंग मशीनें यानी जो लोड को उठाने वाली मशीनें हैं उनकी स्टडी इस यूनिट में करनी है। उसके अकॉर्डिंग हम जो डेफिनेशन अपनी देंगे वो हमारी डेफिनेशन क्या है और वो मशीनें क्या हो सकती हैं। तो कोई भी वस्तु मशीन हो सकती है, कोई भी वस्तु मशीन हो सकती है। किसी भी वस्तु को हम मशीन कह सकते हैं, किसी ऐसी वस्तु को हम मशीन कह सकते हैं जो हमें कार्य करने में विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करे, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं मशीन वह युक्ति है जो हमें कार्य करने में विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करती है, ठीक है, मशीन कहलाती है। या हम इसको और भी कह सकते हैं, मशीन वह युक्ति है जिसके द्वारा हम कम बल लगाकर अधिक कार्य कर सकते हैं, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कम बल लगाकर अधिक भार उठा सकते हैं, बोझ उठा सकते हैं या अधिक भार को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। बल को सुविधाजनक दिशा में लगा सकते हैं या बल की दिशा बदल सकते हैं, ठीक है। कम बल लगाकर अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम सभी मशीन की डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप लोग इस डेफिनेशन को पॉज करके यहाँ देख सकते हैं। हमने आपको बताया कि मशीन कोई एक ऐसी वस्तु हो सकती है जो हमें कार्य करने में विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करे। उस वस्तु को हम मशीन कह देते हैं, ठीक है, सिंपल मशीन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मशीन क्या है। विभिन्न प्रकार से कार्य करने में हमें सहायता प्रदान करे ऐसी वस्तु को हम मशीन कहते हैं। तो इसको हम उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं, या फिर हम दोबारा ये कह सकते हैं मशीन एक वह युक्ति है, वह डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कम बल लगाकर अधिक कार्य कर सकते हैं, मशीन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मशीन को हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एक पुली हो सकती है, ठीक है, एक सिंपल लीवर हो सकता है जिसको हम मशीन कह सकते हैं। तो लीवर में हम क्या करते हैं कि आपने लोगों ने पढ़ा है कि लीवर क्या है। लीवर एक सिंपल छड़ होती है ना, जिसकी सहायता से, जो टेढ़ी भी हो सकती है ना, जिसकी सहायता से हम कोई भी कार्य या लोड, कोई भार उठा सकते हैं कम बल लगाकर, है ना। तो यहाँ पर लीवर को आपने पढ़ा कि इस पॉइंट पर इसको क्या लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, ये भार होता है ना। ये क्या होता है, भार, डब्ल्यू डाउनवर्ड, ये भार होता है। इस पॉइंट पर ये लीवर है, यहाँ से यहाँ तक ये लेबर, ए भी एक लीवर है ना। और ये इसका एफ क्या है, ये इसका फलक्रम है ना। ये इसका एक घूर्णन बिंदु है ना। तो यहाँ पर
हम क्या करते हैं, तो ये जो लीवर है ना, इस पर हम क्या है, अगर ये जो वेट है, भारी वजन है, इसको हमें उठाना है तो हम कम बल लगाकर इसको उठा सकते हैं। अगर हम इस पत्थर को या पत्थर के टुकड़े को, मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा है, इसको अगर उठाना चाहें हाथों से, तो हाथ से हम नहीं उठा पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा हमको बल की आवश्यकता हो रही है इसको उठाने में, तो हम एक लीवर का यूज कर लेते हैं। लीवर क्या एक छड़ होती है, उस छड़ को हम इस तरह से इसको अगर उठाएं तो कम बल लगाकर इसको आसानी से उठा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मशीन कहलाएगी, सिंपल मशीन। इसको मैं दूसरे उदाहरण से आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया घिरनी, पुली, अगर किसी पुली की बात करूँ तो पुली मेरे पास ये होती है, ठीक है। पुली को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये पुली है और ये किसी दृढ़ आधार पर से लटकी हुई है और ये इसको यहाँ पर इसका ये घूर्णन बिंदु है ना। और इस पुली की सहायता से अगर हम किसी लोड को उठाना चाहें, मान लीजिए लोड मेरे पास ये W है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रस्सी पर, ये रस्सी होती है पुली के ऊपर चढ़ी हुई, ठीक है, ये रस्सी होती है, तो इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, प्रयास लगाते हैं। तो पुली की सहायता से हम क्या करते हैं, हम किसी लोड को आराम से उठा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें किसी लोड को उठाना है तो हम ऐसे उठाएंगे ना, जैसे हमें छत पे अगर हम खड़े हैं किसी छत पर और छत से जमीन पर पड़ा हुआ किसी पत्थर को रस्सी बांध के डायरेक्ट सीधा उठाएं, तो हमें उठाने में काफ़ी इफर्ट लगानी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक तरह से अगर हम कहें तो हमारी सांस फूल जाती है उस पत्थर को उठाने में। और उसी पत्थर को अगर हम इस पुली की सहायता से उठाएं, ठीक है, तो हम आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो इफर्ट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और ये अपेक्षाकृत लोड को आराम से उठा लेता है। तो यहाँ पर मैंने जो बताया था आपको इसकी डेफिनेशन में, कि मशीन की सहायता से हम लगाए गए बल या प्रयास, किसी भार को उठाने के लिए लगाए गए बल या प्रयास की दिशा को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कन्वीनियंट, हम सुविधाजनक दिशा में उस बल को लगा लेते हैं। तो ठीक है, मैंने इस बल को डायरेक्ट, देखिए बल जब जमीन पर नीचे पत्थर पड़ा था तो उसको उठाने में मुझे ऐसे ऐसे खींचना पड़ रहा था, पत्थर को ऐसे ऐसे खींचना पड़ता था। अब मैं क्या है, ऐसे ऐसे खींचूंगा, तो मैंने क्या, बल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यहाँ पर बल की डायरेक्शन चेंज कर दी। और जब कोई बल हम अगर इस तरह से लगाते हैं तो वो हमें लगाना कठिन होता है, और इस तरह से अगर लगाते हैं तो वो हमको आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बल की डायरेक्शन को यहाँ पर चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पुली एक भार उठाने वाली मशीन है ना। तो इससे पुली की सहायता से हम कम प्रयास लगाकर अधिक भार को उठा सकते हैं। तो ये आपकी पुली क्या है, एक साधारण मशीन कहलाएगी, ठीक है, इसको हम एक मशीन कह सकते हैं। अगर हम सिंपल स्क्रू जैक की बात करें, स्क्रू जैक आप लोगों ने देखा होगा लैब में, है ना। स्क्रू जैक जो हमारे गाड़ियाँ या वाहन, कोई भी फोर व्हीलर ख़राब हो जाती है और पंचर अगर हो जाती है या कुछ ख़राब हो जाती है, तो उसकी जो टायर है उसकी रिपेयरिंग करने के लिए उसके नीचे हम स्क्रू जैक लगाते हैं। और स्क्रू जैक हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसी यूनिट में। तो स्क्रू जैक से हम क्या करते हैं, उस पूरे वाहन को, फोर व्हीलर को उठा देते हैं, ठीक है, एक सिंपल लीवर की सहायता से उठा देते हैं ना। तो अब मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड कराया है, ठीक है, भार या बोझ को उठाने वाली मशीन, ठीक है, जिसका नाम है क्या, लोड लिफ्टिंग मशीन। इसको उत्थापन मशीन भी बोलते हैं, यानी उत्थापन मशीन, ठीक है, उत्थापन मशीन, ये भार उठाने वाली मशीन या लोड लिफ्टिंग मशीन, इसको लोड लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये वह युक्ति है जिसके द्वारा कम प्रयास लगाकर अपेक्षाकृत अधिक भार उठाया जा सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लोड लिफ्टिंग मशीन, है ना। तो कोई भी लोड लिफ्टिंग मशीन हो सकती है, ऐसी मशीन जिसके सहायता से हम अधिक भार को कम बल लगाकर उठा सकें, तो वो हमारे पास लोड लिफ्टिंग मशीन कहलाती है। इसके मुख्य अंग क्या होते हैं, यानी कोई भी मशीन है उसके मुख्य अंग क्या होते हैं, मेन पार्ट क्या होते हैं मशीन के। तो मुख्यतः 3 भाग होते हैं मशीन के अंग, ठीक है। अंग क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ, यानी मेन पार्ट्स ऑफ मशीन। तो मशीन के 3 भाग होते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो पहला इसका क्या होता है, पहला भाग होता है यंत्र विन्यास, है ना, मशीन का कार्यकारी अंग, ठीक, यंत्र विन्यास, इसको बोलते हैं यंत्र विन्यास, ठीक है, विन्यास मशीन का कार्यकारी भाग होता है। और दूसरा इसका होता है प्रयास लगाने वाला बिंदु, ठीक है, दूसरा इसका क्या होता है, प्रयास लगाने वाला बिंदु। और तीसरा इसका जो होता है वो होता है
भार उठाने वाला बिंदु। ठीक है, तो भार उठाने वाला बिंदु होता है। ठीक है, और आपका इसका जो यंत्र विन्यास, ये मशीन का, ये जो यंत्र विन्यास है वो मशीन का कार्यकारी अंग होता है। दूसरा आपका प्रयास लगाने वाला बिंदु होता है, और तीसरा आपका भार उठाने वाला या फिर कार्य प्राप्त करने वाला बिंदु। ठीक है, तो ये मशीन के कुछ मुख्य भाग हैं। अब मशीन के प्रकार देख लेते हैं। तो मशीन के प्रकार हम यहाँ पर बताएं आपको। मशीनें हमारे पास मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक सरल मशीन और दूसरी संयुक्त मशीन। ठीक है, तो सरल मशीन और संयुक्त मशीन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इनकी डेफिनेशन से हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिंपल मशीन होती है, सिंपल मशीन में क्या होता है, इसमें जो भार उठाने वाला और प्रयास लगाने वाला एक एक ही बिंदु होता है। यानी सिंपल मशीन में, साधारण मशीन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, देखिए साधारण मशीन, साधारण, ठीक है, मशीन, साधारण मशीन इसको मैं एक लीवर की सहायता से समझ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस लीवर में आप देखिए यहाँ पर प्रयास लगाने वाला एक ही पॉइंट होता है, एक ही बिंदु पर हम प्रयास लगाते हैं। ठीक है, और जो भार जिस पॉइंट पर लगाते हैं वो भी एक ही बिंदु होता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साधारण मशीन में केवल एक ही प्रयास बिंदु होता है और एक भार बिंदु होता है, और इसमें एक ही इसका कार्यकारी अंग होता है। जबकि अगर हम संयुक्त मशीन की बात करें, ठीक है, संयुक्त मशीन को हम कॉम्प्लेक्स मशीन या फिर कंपाउंड मशीन भी बोलते हैं। कंपाउंड मशीन या संयुक्त मशीन, है ना। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये दो या दो से अधिक सिंपल मशीनों की सहायता से जो बनती है उसको संयुक्त मशीन भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम कुछ अलग टाइप से डेफिनेशन इसकी देंगे। यानी संयुक्त मशीन जो होती है उसमें जहाँ भी प्रयास लगता है तो प्रयास बिंदु एक से ज़्यादा होते हैं, भार बिंदु भी एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, भार बिंदु तथा प्रयास बिंदु एक से अधिक होते हैं। तो इस प्रकार की जो मशीन होती है उनको हम कंपाउंड मशीन या कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, साधारण मशीन का एग्जाम्पल आपने देख लिया, लीवर था, स्क्रू जैक था। लेकिन संयुक्त मशीनों की अगर बात करें तो इसमें आपकी आ जाती है लेथ मशीन है, क्रेन मशीन है। ठीक है, तो इसका जो यंत्र विन्यास होता है, कार्यकारी भाग होता है, वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और इस साधारण मशीन का जो कार्यकारी भाग होता है, ठीक है, जो मेन पार्ट था कार्यकारी भाग, वो कैसा होता है, सिंपल होता है। ये सिंपल होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये बहुत ही जटिल होता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि मशीन की अगर टोटल हम बात करें तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हमें, जो हमने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन प्रोवाइड कराई है ना, कि मशीन को अगर हम बात करें कि मशीन होती क्या है, तो आपने देखा था कि मशीन वह युक्ति है जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर उपयुक्त यांत्रिक कार्य प्राप्त कर सकती है। तो आपकी क्या कहला रही थी, वो मशीन। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, इस टाइप की जो मशीनें हैं, इसका उदाहरण मैंने क्या बताया था, पेट्रोल इंजन, है ना। तो इस टाइप की मशीनों की स्टडी हमको नहीं पढ़नी है, नहीं करनी है। यहाँ पर सिर्फ हमको क्या करना है, साधारण मशीनों की स्टडी करनी है इस यूनिट में। ऐसी मशीनों की स्टडी करनी है जो भार को उठाने वाली हो, लोड लिफ्टिंग मशीन हो, भार को उठाने वाली मशीनों की हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। जो डेफिनेशन हमने बताई, ठीक है, मशीन की, उसको आप लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी डेफिनेशन, जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई थी, इसको आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर फिर से कैमरे के सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने कौन सी आपको बताई थी, ये मशीन की जो डेफिनेशन है ना, इसको आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो, और ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने और डेफिनेशन, क्योंकि ये जो डेफिनेशन हम देंगे ना अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अब आपको फिर से मेरे कमेंट बॉक्स में यही लिखा हुआ मिलेगा कि सर आप ये बताइए हम ये डेफिनेशन लिखें कि ये डेफिनेशन लिखें कि कौन सी डेफिनेशन लिखें। आपने तमाम डेफिनेशन बता दी। तो मशीन के लिए मैंने बताया आपको, मशीन कोई भी वस्तु हो सकती है, किसी भी वस्तु को मैं मशीन की तरह यूज कर सकता हूँ। यानी हर वो वस्तु मशीन कहलाएगी जो हमें कार्य करने में विभिन्न प्रकार से मदद प्रोवाइड कराए, विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करें, तो उस वस्तु को हम मशीन कह देंगे। जैसे मेरा लीवर होता है, एक सिंपल छड़
जो हमें क्या करती है, कार्य करने में मदद करती है। यानी किसी पत्थर को, किसी बोझ को हम हाथों से नहीं उठा सकते, उस वस्तु को हम एक सिंपल रॉड यानी एक लीवर की सहायता से उठा सकते हैं, है ना। तो मशीन हो गई। और अगर पुली की बात करें तो पुली भी हमारे पास मशीन है। एक सिंपल जो अगर कोई लोड है उसको हम हाथों से नहीं उठा पा रहे हैं या उठाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो उसको हम पुली की सहायता से बहुत ही आसान पूर्वक उठा सकते हैं उस पत्थर के लिए, तो वो मशीन कहलाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम मशीन की डेफिनेशन कौन सी लिखें। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि एग्जामिनर को कौन से कंटेंट चाहिए, उसको क्या चाहिए, है ना। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट रख रहा है, उसकी क्या उम्मीदें आपसे हैं, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, या वो क्या कंटेंट के लिए चाह रहा है, कौन सी डेफिनेशनों को चाह रहा है। ये डिपेंड करेगा उस एग्जामिनर पर कि वो किस तरह से कॉपी को चेक कर रहा है, कैसे क्या कंटेंट चाह रहा है। तो हमने आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करा दी। यहाँ हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो डेफिनेशन यही देनी है कि मशीन वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम कम प्रयास लगाकर अधिक भार उठा सकते हैं, मशीन कहलाती है। इसी टाइप की मशीनों को हमें यहाँ स्टडी करनी है, इसी प्रकार की मशीनों को हमें यहाँ देखना है। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन मशीन का है यहाँ पर, और उसके बाद हम इसमें कुछ बात करेंगे प्रतिरोध की, है ना। प्रतिरोध को हम भार भी कहते हैं, लोड भी कहते हैं। यानी कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस को देख लेते हैं। क्या देखते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध, इसको हम भार भी बोलते हैं, भार, इसको बोझ भी बोलते हैं, बोझ, ये प्रतिरोध, है ना। तो इसकी हम डेफिनेशन आकर आपसे बात करें तो किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार को प्रतिरोध कहते हैं। ये भार किसी अन्य रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद अगले डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं प्रयास की, ठीक है। प्रयास, तो प्रयास को हम इंग्लिश में एफर्ट बोलते हैं। एफर्ट क्या होता है ना। तो एफर्ट के लिए हम कह सकते हैं किसी प्रतिरोध को नियंत्रित करने के लिए, है ना, मशीन पर लगाए गए बल को प्रयास कहते हैं। तो हम प्रयास को सिंपल भाषा में हम जान सकते हैं कि प्रयास क्या है। तो प्रयास को हमने देख लिया, किसी प्रतिरोध, ठीक है, को नियंत्रित करने के लिए या किसी भार को उठाने के लिए मशीन पर लगाए गए बल को ही हम प्रयास कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम इनपुट वर्क यानी निविष्ट कार्य। निविष्ट कार्य क्या होता है, किसी मशीन पर किए गए कार्य को इनपुट वर्क कहते हैं। यानी किसी मशीन पर लगाए गए प्रयास तथा प्रयास द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को मशीन का इनपुट वर्क कहते हैं। यानी कार्य बराबर, आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा डिस्टेंस। तो यहाँ इनपुट वर्क बराबर क्या हो जाएगा, P क्या है, प्रयास बल है, गुणा D डिस्टेंस, है ना। तो इनपुट वर्क हो जाएगा। आउटपुट वर्क क्या होता है, आउटपुट वर्क किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य को आउटपुट वर्क कहते हैं, ठीक है। आउटपुट यानी निर्गत कार्य कहते हैं। तो आउटपुट वर्क बराबर क्या हो जाएगा, W गुणे स्मॉल डी। स्मॉल डी हम कह दे रहे हैं कि कोई मशीन है ना, मशीन द्वारा चली गई दूरी, यानी किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार तथा भार द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को मशीन का आउटपुट कहते हैं। यहाँ D जो है वो भार द्वारा चली गई दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट वर्क को हम समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि इनपुट वर्क क्या होता है। इनपुट वर्क, ठीक है। इनपुट वर्क, यहाँ ये एक कोई पुली है और इस पुली पर ये प्रयास P W भार को उठाने के लिए लगाया गया है। अगर यहाँ पर जो प्रयास P है, इस P को हम ट्रैवल करेंगे भार W उठाने के लिए। अगर यहाँ से इसको नीचे लाएंगे, मान लीजिए इसको यहाँ तक लेके आए और इसने इस दौरान ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ट्रैवल की, इसको अगर हम कैपिटल D मान लें, ये कैपिटल D है, ठीक है। अब प्रयास P यहाँ से इस पॉइंट पर आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम इनपुट वर्क को कहते हैं किसी मशीन पर किए गए कार्य, ठीक है। किसी भार को उठाने के लिए मशीन पर किए गए कार्य को इनपुट वर्क कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं किसी
मैं ये आपको दे रखा, किसी मशीन पर किए गए कार्य को इनपुट वर्क कहते हैं, यानी किसी मशीन पर लगाए गए प्रयास तथा प्रयास द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को मशीन का इनपुट वर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रयास है, प्रयास P यहाँ से यहाँ आएगा तो भार W भी ऊपर की ओर ट्रेवल करेगा, भार W भी ऊपर की ओर ट्रेवल करेगा। ये मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक स्मॉल d ट्रेवल कर गया। ठीक है, तो इनपुट वर्क के लिए हम चूंकि इनपुट ये एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनपुट जो वर्क की डेफिनेशन होगी वो हमारे पास होगी प्रयास तथा प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास प्रयास द्वारा चली गई दूरी, क्योंकि कार्य बराबर होता है, ठीक है, W बराबर F इंटू डी। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। तो बल यहाँ प्रयास P है और P द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस D, तो इनपुट वर्क हो गया। आउटपुट वर्क जो हमें दूसरे एंड पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये W अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा W, तो इसके द्वारा का डिस्टेंस ये, तो ये जो है इसकी डेफिनेशन होगी आपकी किसी मशीन द्वारा, ठीक है, किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य को आउटपुट वर्क कहते हैं, मशीन के द्वारा, है ना। तो यह हम कह सकते हैं किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार तथा भार द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को मशीन का आउटपुट वर्क कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल d है, तो आउटपुट वर्क की जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा W इंटू डी, बल गुणा विस्थापन। तो ये आउटपुट वर्क हो गया। तो यहाँ पर ये क्लियर हैं दोनों डेफिनेशंस। ठीक है, दोनों डेफिनेशंस क्लियर हैं। उसके बाद आगे अगली डेफिनेशन हमारी मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ क्या होता है, किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार W तथा भार को उठाने के लिए लगाए गए प्रयास के अनुपात को मशीन का यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज W अपॉन P। ठीक है, तो भार तथा प्रयास के अनुपात को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी W की यूनिट्स और P की यूनिट्स सेम रहती है, इसलिए ये यूनिट लेस होता है। आगे इसमें वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, वेगानुपात। वेगानुपात की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भार उठाने वाली मशीन के लिए, किसी भार उठाने वाली मशीन के लिए प्रयास P द्वारा चली गई दूरी D तथा भार W द्वारा चली गई दूरी D के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं कि वेलोसिटी रेशियो क्या होती है। तो वेलोसिटी रेशियो के लिए फिर से मैं एक मशीन के ये फिर से एक गिरनी ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये गिरनी को मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पर ये फिक्स है। तो ये वेलोसिटी रेशियो क्या होता है कि ये आपका, अरे यहाँ P है, ये क्या है, P है, P प्रयास P। तो प्रयास P है, W भार उठाने के लिए प्रयास P हम लगा रहे हैं। तो प्रयास P ये जो ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये बंदा बताया, ये कैपिटल D डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए स्मॉल d। ठीक है, W क्या है, स्मॉल d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी डेफिनेशन बनेगी वो डेफिनेशन ये है। ठीक है, इसी इन डिस्टेंसों के लिए हमें यूज करना है मैकेनिकल एडवांटेज के अपोजिट। ठीक है, तो क्या है, किसी भार उठाने वाली मशीन के लिए, यानी प्रयास P द्वारा चली गई दूरी, प्रयास P द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी D तथा भार W द्वारा चली गई दूरी स्मॉल d के अनुपात को वेग अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये क्या हो जाएगी, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी रेशियो के लिए सिंपल वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो समझ में आया। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ठीक है, प्रयास P तथा भार W द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, वेग अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है प्रयास P द्वारा चली गई दूरी D तथा W भार द्वारा चली गई दूरी स्मॉल d, ठीक है, के अनुपात को हम वेलोसिटी रेशियो कहते हैं।
उसके बाद आ जाती है दक्षता, एफिशिएंसी। किसी मशीन के लिए आउटपुट वर्क तथा इनपुट वर्क के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं। ठीक है, यानी एफिशिएंसी, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा। एफिशिएंसी क्या होती है? किसी मशीन के लिए आउटपुट वर्क तथा इनपुट वर्क के अनुपात को मशीन की एफिशिएंसी कहते हैं। तो आउटपुट वर्क बटे इनपुट वर्क, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अगर एफिशिएंसी को मोस्टली हम क्या है परसेंटेज में निकालते हैं, तो परसेंट एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ठीक है, आउटपुट वर्क बटे इनपुट वर्क गुणे 100, ये परसेंटेज में वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, गुणे में 100 ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। आगे देख लेते हैं इसमें आदर्श मशीन और वास्तविक मशीन क्या क्या होती हैं। तो आदर्श मशीन क्या होती है? वह मशीन जिसकी दक्षता 100% होती है, तो वो आदर्श मशीन कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 100% दक्षता कब होगी? एफिशिएंसी, आउटपुट वर्क इनपुट वर्क के बराबर हो जाए, क्योंकि एफिशिएंसी के लिए आउटपुट वर्क इनपुट वर्क के बराबर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 100% इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, है ना। इस मशीन में कोई घर्षण कार्य नहीं करता है। ऐसी ये जो मशीन होती है आदर्श मशीन, इसको हम आइडियल मशीन कहते हैं। एक काल्पनिक मशीन है, यानी ये मशीन सैद्धांतिक रूप में हो सकती है, परंतु प्रायोगिक दृष्टि से संभव नहीं है। सिर्फ एक कल्पना मात्र आदर्श मशीन। आदर्श मशीन क्या है? एक कल्पना इसकी कर सकते हैं, ऐसी मशीन जिसकी जितना हम इसको इनपुट दें उतना ही हमें आउटपुट मिल जाए, तो ऐसी मशीन को हम आदर्श मशीन कह सकते हैं। ये पॉसिबल कब है कि जितना हम इनपुट दें उतना ही हमें आउटपुट मिले? ये पॉसिबल तब है जब कोई भी फ्रैक्शन इसमें काम ना कर रहा हो। ठीक है, इसके जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी इसके पार्ट्स हैं उनमें फ्रैक्शन कार्य ना कर रहा हो, फ्रैक्शन में एनर्जी लॉस ना हो रही हो, यानी जितनी इसको इनपुट के रूप में एनर्जी दें उतना ही हमें आउटपुट के रूप में वर्क या एनर्जी के रूप में वर्क मिल जाए, तो ऐसी मशीन को हम आदर्श मशीन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जिसकी 100% एफिशिएंसी होती है। अब वास्तविक मशीन की बात करेंगे, रियल मशीन। ठीक है, रियल मशीन हमारे पास क्या है? विश्व में कोई भी मशीन आदर्श मशीन नहीं है, यह एक मात्र कल्पना है, क्योंकि किसी भी मशीन पर इनपुट वर्क का कुछ भाग मशीन के पुर्जों में उत्पन्न घर्षण को नियंत्रित करने में व्यय हो जाता है तथा शेष भाग आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, जिसकी दक्षता 100% से कम होती है। अब यहाँ पर रियल मशीन कौन सी है, वास्तविक मशीन कौन सी है? ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% से कम हो, यानी एफिशिएंसी क्या हो इसकी? लेस हो, 100% से लेस हो। ये एफिशिएंसी ईटा मैंने दिखाया, ईटा। ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% से कम हो, तो उस मशीन को हम वास्तविक मशीन कहते हैं। जो आजकल हम अपने व्यवहारिक दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो सभी वास्तविक मशीन है, प्रैक्टिकल मशीन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी दक्षता क्या होती है? 100% से कम होती है। तो इसका आउटपुट हमें कितना मिलता है? इनपुट वर्क माइनस वर्क लॉस इन फ्रैक्शन, यानी कुछ इसका भाग फ्रैक्शन में खर्च हो जाता है, तो इसलिए आउटपुट इनपुट के बराबर नहीं होता है, उसमें से कुछ कम हो जाता है, माइनस। ठीक है, वर्क लॉस इन फ्रैक्शन। यहाँ पर हम देखेंगे घर्षण में नष्ट प्रयास या आयास या प्रयास, एफर्ट। घर्षण में नष्ट प्रयास यानी एफर्ट लॉस्ट इन फ्रैक्शन। ठीक है, घर्षण में नष्ट प्रयास क्या होगा? वास्तविक प्रयास माइनस आदर्श प्रयास, है ना। इसका फार्मूला बन जाएगा कि घर्षण में नष्ट प्रयास वास्तविक प्रयास माइनस आदर्श प्रयास। तो इसके लिए हम फार्मूला बनाएंगे, घर्षण में नष्ट प्रयास बराबर हमारे पास हो जाएगा वास्तविक प्रयास हमारे पास अगर P है, और आदर्श प्रयास हमारे पास क्या हो जाएगा? W/VR, वेलोसिटी रेशियो। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी रेशियो जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो W/P। ठीक है, तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे W/VR। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो ये हमारे पास हो। तो यहाँ पर ये घर्षण में नष्ट प्रयास P - W/VR, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको बता दें किसी आदर्श मशीन के लिए एफिशिएंसी कितनी होती है? 1 या 100%। तो किसी आदर्श मशीन के लिए आपने पढ़ा था कि आउटपुट जो वर्क होता है वो इनपुट वर्क के लिए बराबर होता है, यानी इनपुट, ठीक है, वर्क, आउटपुट वर्क इनपुट वर्क के बराबर।
तो आउटपुट वर्क का हम अगर फार्मूले की बात करें तो आउटपुट एंड पर हमने क्या पढ़ा था, W इंटू डी, है ना, और इनपुट एंड पर P इंटू कैपिटल डी, है ना, ये पढ़ा था। इनपुट कार्य क्या होता है हमारे पास, प्रयास गुणा प्रयास द्वारा चलेगी दूरी। आउटपुट वर्क क्या होता है, भार गुणा भार द्वारा चलेगी दूरी। तो ये हमारे पास ये सेम होने चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, W अपॉन, इसको मैं नीचे ले आऊँ P, और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा कैपिटल D अपॉन, ठीक है, स्मॉल d, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अगर आप बात करें, ठीक है, W अपॉन P, ये हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज हमने पढ़ा था, और ये हमारे पास क्या होता है, ये वेलोसिटी रेशियो होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर दोनों हमने देख लिया कि मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास वेलोसिटी रेशियो के बराबर आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी रेशियो है इसको मैकेनिकल एडवांटेज की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी रेशियो की टर्म्स, लेकिन हम यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो की टर्म्स में निकालते हैं। तो हमारे पास W अपॉन P हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला W अपॉन P हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो W अपॉन P है, यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। P की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, W अपॉन बी आर, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन वेलोसिटी रेशियो BR, है ना, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको यूज कर देंगे, ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे, वास्तविक प्रयास, तो हमारे पास वास्तविक प्रयास क्या होगा, ठीक है, P, और उसमें से आदर्श प्रयास, हमारे पास ये आदर्श प्रयास की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये आइडियल, है ना, ये हमारे पास आदर्श प्रयास को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इस तरह से फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं किसी मशीन के लिए यांत्रिक लाभ, वेगानुपात तथा दक्षता में संबंध। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, ठीक है, ईटा, इनमें हमें रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन निकालने के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं किससे, एक आदर्श मशीन के लिए। आदर्श मशीन के लिए आपने पढ़ा था कि ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है। एफिशिएंसी 100% होने का मतलब है कि आउटपुट वर्क इनपुट वर्क के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट वर्क के लिए फार्मूला W इंटू डी, और इनपुट वर्क के लिए P इंटू कैपिटल D आपने पढ़ा था। तो वही हमने यहाँ से W है, W के नीचे इधर P ले आएंगे और कैपिटल W के नीचे स्मॉल d। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, मैकेनिकल एडवांटेज इसको बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास वेलोसिटी रेशियो, ठीक। तो आदर्श मशीन के लिए हमने यहाँ पर ये बता दिया, मैकेनिकल एडवांटेज उसके वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। अब बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, ठीक। तो एफिशिएंसी के लिए आउटपुट वर्क हमारे पास क्या है, यहाँ से हमने आउटपुट वर्क के लिए W गुणे स्मॉल d, इनपुट वर्क P इंटू डी, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं, ये आउटपुट वर्क इनपुट वर्क के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर, ठीक है, नीचे P इंटू डी की जगह पर W गुणे D लगाएंगे, तो इससे ये कट जाएगा और हमको 1 मिलेगा। तो एफिशिएंसी के लिए हमने कह दिया कि एफिशिएंसी हमारे पास कितनी हो गई, 1। अगर हम परसेंटेज में निकालें तो हम गुणा कर देंगे 100 से, तो 100% हमारे पास एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट नंबर 1 हमने लिया था। अब पॉइंट नंबर 2 इसका देखते हैं क्या है, वास्तविक मशीन के लिए, फॉर एक्चुअल मशीन। एक्चुअल मशीन के लिए क्या होता है, ये रिलेशन जो हमने निकाला था अभी, ठीक है, बताया था, आउटपुट वर्क बराबर इनपुट वर्क माइनस वर्क लॉस इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसकी अगर वास्तविक मशीन की एफिशिएंसी निकालें तो एफिशिएंसी के लिए फार्मूला क्या बनेगा, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। आउटपुट के लिए W गुणे स्मॉल d अपॉन P इंटू कैपिटल D, ये हमने यूज किया। ये यूज करने के बाद हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है, एक ये एफिशिएंसी बराबर, इसको हमने अरेंज कर लिया, एफिशिएंसी के लिए अरेंज कर लिया। ये मैंने बुक इसलिए लगा दी ताकि आपका फोकस यहाँ रहे मेरे पेन पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आपको, यहाँ एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन P गुणे D अपॉन D, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, एफिशिएंसी के लिए इसको मैंने मल्टीप्लाई इधर कर दिया, W अपॉन P की वैल्यू निकाली, तो ईटा गुणा कैपिटल D उधर पहुँच जाएगा अपॉन स्मॉल d, ठीक है। तो यहाँ मुझे मिलेगा, ये क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर ईटा गुणा, इसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो।
तो एक रिलेशन आ गया मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और ईटा में। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफिशिएंसी गुणा वेलोसिटी रेशियो। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये देखिए मैकेनिकल एडवांटेज है और वेलोसिटी रेशियो के गुणे में एफिशिएंसी है। तो आउटपुट वर्क हमारे पास क्या होगा, कम होगा। एक्चुअल मशीन के लिए इनपुट वर्क ज़्यादा होगा, ठीक है, इनपुट वर्क ज़्यादा होगा और आउटपुट वर्क कम होगा, ऐसा ही होता है। तो इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में हमें ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज कम होता है, वेलोसिटी रेशियो अधिक होती है। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो यानी अतः वास्तविक मशीनों की दक्षता सदैव 1 से कम अर्थात 100% से कम होती है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद अगली वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मशीन का नियम।